नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं ईडी के छापेमारी की। जी हां, जो संभावना जताई जा रही थी या विपक्ष जो आरोप लगा रहा था या विपक्ष जो अंदेशा जाहिर कर रहा था, आज कमोबेश पूरे देश में यही चीजें देखने को मिल रही है। एक साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ में ईडी का रेड शुरू हुआ है और ऐसे समय में रेड शुरू हुआ है जब प्रधानमंत्री आज सुबह सुबह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल को जन्मदिन की बधाई देने के लिए मैसेज करते हैं और उस मैसेज के चंद मिनट बाद ही उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद कुमार और उनके ओएसडी मनीष के घर छापेमारी होती है। मतलब साफ है कि अगली बारी अब मुख्यमंत्री पर है। सीधा मुख्यमंत्री के घर नहीं पहुंचकर मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले लोगों को टारगेट लिया गया है। इससे पहले भी उनके एक निजी सहायक को ईडी ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था। बहुत बड़ी चीज़ें सामने आने का दावा किया गया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के गिरवान तक ईडी का हाथ नहीं पहुंचा है। अब राजनीतिक सलाहकार और नए ओएसडी दोनों के घर छापेमारी चल रही है। आप समझ सकते हैं कि छापेमारी की वजह क्या हो सकती है। ओएसडी और राजनीतिक सलाहकार की क्या विसात है, लेकिन कुछ न कुछ तो चीज़ें हैं कि मुख्यमंत्री पर सीधे हमला न करके उनके आजू बाजू में हमला करके संकेत देने की कोशिश है कि अब आपकी बारी है, बघेल साहब आप समझौता करिए नहीं तो जाइए। ये बातें तो अब दिखने लगी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी कुछ इसी अंदाज में ट्वीट का जवाब दिया है और कहा है कि जन्मदिन के मौके पर आपने जो गिफ्ट हमें दिया है वो गिफ्ट हमें सहृदय स्वीकार है। वो स्वाभाविक तौर पर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का जो अपना एक मिजाज रहा है, जिस मिजाज से वो राजनीति कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है मोदी को छत्तीसगढ़ साधना। जिस तरीके से झारखंड फंस गया है, ठीक उसी तरीके से छत्तीसगढ़ भी फंस गया है। छत्तीसगढ़ में भी पिछड़ा और दलित का जो कम्बिनेशन है, आदिवासियों का कम्बिनेशन है, ये कम्बिनेशन इतनी मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा है और स्थानीय लीडर इतना मजबूत है और आपसी मतिक को भुलाकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, उसका असर यही है कि बीजेपी वहाँ पैर नहीं जमा पा रही है। जहाँ 10 वर्षों तक लगातार रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। हालांकि रमन सिंह को बाहर करने में कहा जाता है कि अमित शाह की बड़ी भूमिका है। उस चुनाव में अमित शाह ने बहुत डबल गेम खेला, ऐसा रमन सिंह के बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं। आज भी रमन सिंह को हाशिए पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है लेकिन रमन सिंह हाशिए पर है। वहाँ एक अलग तरीके की बीजेपी को खड़ी करने की कोशिश अमित शाह के द्वारा की जा रही है। मतलब अब टीम वाजपेयी की जरूरत नहीं है बीजेपी को। तो एक ऑपरेशन उधर चल रहा है, दूसरा ऑपरेशन मुख्यमंत्री पर चला है, रेड हो रहा है। और उस रेड में क्या निकलेगा ये तो बाद में पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन उस रेड के सहारे मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर हुई है। हालांकि राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि इस तरीके की कार्रवाई से बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये इमेज बनने लगा है लोगों के बीच कि बीजेपी की टीम जानबूझकर विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में टारगेट करते हैं और उस दौरान वो उनको अलग अलग तरीके से घेराबंदी भी करते हैं। बात झारखंड के भी करें। झारखंड में कांग्रेस के बड़े नेता रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री भी हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। बिहार उनके बेटे का ससुराल है। जी हाँ, RCP सिन्हा जो है यहाँ DGP जो थे आशीष रंजन सिन्हा जी, उनकी बेटी की शादी उनके बेटे से है। बिहार में पुलिस पदाधिकारी भी रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनका बेटा का रिश्ता एक तिवारी जी शराब कारोबारी है, उनसे बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है और शराब घोटाला हुआ है। और उस घोटाला का कौन है शिकायतकर्ता अभी तक सामने नहीं आया है। घोटाला क्या हुआ है ये भी बातें अभी खुलकर सामने नहीं आई है कि क्या घोटाला हुआ। लेकिन घोटाला हुआ तो देवघर से लेके धनबाद तक, धनबाद से लेके गोड्डा तक पूरे झारखंड में 32 जगह पे छापेमारी चल रही है और उन 32 जगह में 2-3 जगह को अगर छोड़ दें तो अधिकांश कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के घर छापेमारी हो रही है। मतलब आज कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और
झारखंड में कांग्रेस पर ईडी का बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, और इस स्ट्राइक का क्या रिजल्ट आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस स्ट्राइक से एक अलग तरीके का जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, मुख्यमंत्री पहले से निशाने में है। हेमंत सोरेन को बार बार नोटिस दिया जा रहा है पूछताछ करने के लिए। 14 अगस्त को नोटिस दिया, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। फिर 24 तारीख को नोटिस उन्होंने दिया है, इस बार भी वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। देखिए क्या होता है, तनातानी वाली स्थिति तो है, क्योंकि जो स्थिति बनती जा रही है, झारखंड सरकार को भी उसी तरीके से परेशान किया जा रहा है जिस तरीके से ममता बनर्जी को परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से अब बघेल को परेशान किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें चली आ रही है। और ऐसे में जब मुंबई में बैठक होना है, और ठीक बैठक से एक सप्ताह पहले ईडी का इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि टीम इंडिया को लेकर बीजेपी के अंदर में चल क्या रहा है। और प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो हमें स्वीकार नहीं है और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा एक्शन जारी रहेगा, और ये तमाम भ्रष्टाचारी जो एक जगह जमा हुए हैं वो सभी सलाखों के अंदर जाएंगे, तो क्या यही उसका लबो लहाव है? लाल किला से जो उन्होंने जो बोला उसका यही परिणाम है जो दिख रहा है छत्तीसगढ़ और झारखंड में। क्या इन्हीं 2 राज्यों में शराब घोटाला हो रहा है? मनीष सिसोदिया तो जेल में है, केजरीवाल को लेकर सरकार क्यों सॉफ्ट है? कि भाई मुख्यमंत्री के से पूछताछ आपने किया है, कई दिनों तक आपने मुख्यमंत्री को डिटेन भी किया, और उस निर्णय में मुख्यमंत्री की भूमिका है ये भी सर्वविदित है। अगर वो निर्णय गलत है तो फिर केजरीवाल पर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा है? क्या केजरीवाल से फिर ये समझौता हो रहा है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मजबूती से लड़ो, लड़ने के लिए हम सब कुछ मुहैया कराएंगे, लेकिन लड़ना है तब तक आप बाहर रहो, हो सकता है हम आपको बाहर छोड़ भी दें। क्योंकि गुजरात, गोवा के चुनाव में भी कुछ इसी तरीके का डील हुआ था, और पंजाब के चुनाव में, और दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ, उस शराब घोटाले से जो पैसे आए थे वो इन्हीं राज्यों के चुनाव में खर्च हुआ। ये सबको पता है, दिल्ली में बच्चा बच्चा को पता है कि शराब आवंटन में घोटाला हुआ, इसकी जानकारी मोदी तक है, और उस पैसे का इस्तेमाल पंजाब के चुनाव में और गुजरात के चुनाव में आप पार्टी ने किया है, ये दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है। तो बाद के दिनों में नगर निगम के चुनाव में जब बीजेपी की हार हुई, सरकार बनाने का जिद किया आपने, तो मनीष सिसोदिया गए अंदर। दिल था कि भाई नगर निगम भी आप छोड़ दीजिए, जैसे भी हो बीजेपी के अंदर रहना चाहिए, लेकिन आप पार्टी अड़ गई, तो सिसोदिया साहब गए जेल। केजरीवाल साहब कह रहे हैं इसलिए बचे हुए हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान वो मजबूती से लड़े, कांग्रेस को वोट काटने में मदद करें, तब तक आप बाहर में रहिए, फिर बाद में देखा जाएगा। ये भी चर्चा जोर से है कि भले दिल्ली को विधानसभा का दर्जा देने के लिए जो ऑर्डिनेंस आया था, उसको लेकर जो कानून बनाए गए उसमें कांग्रेस इनके साथ खड़ी रही, लेकिन अंदर खाने से केजरीवाल के दिमाग में कुछ और चल रहा है, और कहा जा रहा है कि जेल जाने के डर से, या जेल ना जाए इसलिए इन 3 राज्यों में मजबूती से लड़ने की बात कर रहे हैं, और यहाँ भी फंड कहाँ से आएंगे इसकी भी तैयारी चल रही है। मतलब बीजेपी हर मोर्चे पर अलग अलग तरीके से काम कर रही है। और लेकिन छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है, झारखंड में ये हो क्या रहा है कि आप जैसे पार्टी के प्रवेश के बावजूद भी कोई बड़ा फर्क दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। सर्वे रिपोर्ट में, बार बार सर्वे रिपोर्ट में इतना कुछ बंद करने के बावजूद भी, इतना कुछ नियंत्रित करने के बावजूद भी सर्वे रिपोर्ट में दोनों राज्यों में प्रतिकूल चीज़ें सामने आ रही हैं। लोकसभा चुनाव में भी प्रतिकूल बातें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में अब ईडी के अलावा कौन सा यंत्र बच गया है? अब वैसे इस ईडी के रेड से कितना फ़ायदा होगा बीजेपी को कहना मुश्किल है, क्योंकि अब ये चर्चा आम होने लगी है कि विपक्षियों पर ही सिर्फ ईडी का रेड होता है। ये भी एक इमेज बना है ईडी का। तो इस इमेज के सहारे बहुत सारी राजनीतिक जो नैरेटिव्स हैं उनको आप सेट करना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक अलग तरीके की छवि जा रही है बीजेपी के कि भाई अपने लोगों को चाहे कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस में चले छोड़कर बीजेपी में चले जाए, सारा केस खत्म। तो ये इमेज बना है। इस इमेज की वजह से लोगों का भरोसा टूटा है ईडी और सीबीआई पर
कि भाई जब तक विपक्ष में रहते हैं तब तक कार्रवाई होती है, जैसे विपक्ष से बीजेपी के पास आते हैं कार्रवाई बंद हो जाती है। अजीत पवार सहित, छगन भुजबल सहित कई ऐसे नेता हैं जो उदाहरण के तौर पर लिए जाते हैं। तो क्या ये माना जाए इस रेड के सहारे कांग्रेस को मनोबल तोड़ने की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि यही एक दो राज्य हैं जिन राज्यों पर सरकार के गठन के दिन से ही बीजेपी की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से सरकार को गिरा दे। छत्तीसगढ़ का तो अब चुनाव का समय आ गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ को भी कम गिराने की कोशिश नहीं हुई। झारखंड को तो शपथ ग्रहण के दिन से ही शुरू हो गया, लेकिन हेमंत सोरेन ने ये दिखाने में कामयाब रहे कि यहाँ आपका चलने नहीं देंगे। और वाकई में जो स्थिति उन्होंने उत्पन्न की राज्य में और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बातों को अपने समाज तक पहुँचाने का काम किया है, यही वजह है कि राज्यपाल के पास वो लेटर बम अभी भी बंद ही है। ईडी पूछताछ करने की नोटिस तो दे रही है, लेकिन गिरफ्तार करेगी कि नहीं करेगी इसको लेकर अभी भी संशय बनी हुई है। क्योंकि पता है कि इन दोनों राज्यों में अगर इमोशन कार्ड चला तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ पिछड़ा नेता है, दूसरी तरफ आदिवासी है। यही समस्या है। कोई सवर्ण वहाँ नहीं है कि आप उसको हमला बोल दीजिए, वहाँ दोनों जगह पिछड़ा है, दबंग पिछड़ा है, यहाँ दबंग आदिवासी है। समस्या यही है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि ईडी की इस कार्रवाई के बाद ईडी के विश्वसनीयता को लेकर जो सवाल आए दिन होते रहे हैं, संजय मिश्रा के कार्यशैली को लेकर आए दिन जो सवाल खड़े होते रहे हैं, इस छापे के बाद उस छवि को और बल मिला है। और अब ईडी के हर रेड को कमोबेश उसी नज़रिए से अब देखने की कोशिश होगी, कहीं इसके पीछे राजनीतिक साजिश तो नहीं है।